हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बयानबाजी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। बिश्नोई ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव जीते हों वो पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। साथ ही बिश्नोई ने कहा कि गुलाम नबी कांग्रेस को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इतिहास है आपका? पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव आपने जीते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। 5 बार जिस गांधी परिवार ने आपको राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, आप आज उस गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं। क्या इतिहास है? 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अरे आपसे यह चुनाव तो मैंने जीते हुए हैं, 6 चुनाव जीत चुका हूं मैं अभी तक, आज भी चुनाव जीता हुआ बीच में बैठा हूं, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। आपका क्या इतिहास है? जम्मू कश्मीर में कोई आपको पूछता नहीं है, आप आके यहां पर अपने आप की नसीहत देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। क्या इतिहास है आपका? गांधी परिवार का इतिहास भूल सकता है कोई? इंदिरा जी ने देश के लिए जान दी, राजीव जी ने देश के लिए जान दी, सोनिया जी ने इनके पति की हत्या कर दी गई हो, उस महान नारी ने कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। आज राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उतनी मेहनत कोई कर सकते हैं राहुल जी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिला के अपने भाई के साथ और मां के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी। आज आप उस गांधी परिवार से गद्दारी करते हैं। और वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हुड्डा ने हरीश शर्मा के परिवार को सांत्वना दी। साथ ही हुड्डा ने परिवार को आश्वासन दिया कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। हुड्डा ने कहा कि इस मामले को वो विधानसभा में उठाएंगे। और बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना और क्रमिक अनशन 48वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठन दिल्ली में इकट्ठा होंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि ना तो कृषि कानून किसान के हित में है, ना ही पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना और सजा का प्रावधान हित में है। पूरे मामले को लेकर किसान नेता गुरदीप सिंह ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। 500 से ज्यादा जत्थेबंदियों के आह्वान पर सिरसा से सैकड़ों की संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿयाणा 'ਚ भी जावांगे। और वहीं गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा है। पीआर धान की सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई। दूसरे जिलों से भी किसान यहां फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली 15 नवंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है और टोटल अराइवल की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा इस बार पीआर धान की खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई। वहीं गोहाना में इस बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई, जिसकी खरीद एमएसपी के जरिए की जा रही है। भाव मिला है 5,051 का फिलहाल। पिछले साल कुछ मैंने कपास की बार ज्यादा बो रखी, पिछले साल से धान कम कर रखे हैं। हमारे पास कुछ खेत कपास का है, कुछ धान का है। वैसे कपास की खेती बढ़िया है। तो आमतौर पर जैसे है लगातार किसान जो है कपास की खेती की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। अब की बार कपास की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। आज तक हमारे पास 10 लाख कुंटल आई थी और उसके एवज में अब हमारे पास 15,63,000 कुंटल है कोई। तो पिछले साल कितनी कम रही है या ज्यादा रही है? अब की बार क्या? अब की बार तो 1.5 गुना प्लस होगी। अराइवल बढ़ी है हमारे पास जीरी की। सर अभी कितना मतलब कि खरीद कब रुकी है? क्या अभी भी किसान आ रहे हैं? नहीं, पीआर की खरीद तो बंद हो चुकी है, अब कोई किसान नहीं आ रहा हमारे पास। और वहीं भिवानी में किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत के बाद किसानों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा निकाली गई बिजली की लाइनों के मुआवजे दिलवाने और बंद पड़े बिजली के मोटर के पोर्टलों को खुलवाने की भी मांग की है। कुछ तो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके लिए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे। एक हमारा मेन मुद्दा है जो 26 तारीख को दिल्ली कूच के लिए उसकी रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया कि हमें कैसे किस प्रकार जाना है, दिल्ली पहुंचना है, उसके पूर्ण रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं। भिवानी की कुछ स्थानीय मांगे भी हैं, जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन का मामला है। 83,000 कनेक्शन है, जिसमें बिजली मंत्री कह रहे हैं कि हमने कुछ दे भी दिया। हालांकि सच्चाई ये है, आज तक किसानों के एक भी कनेक्शन ट्यूबवेल का लगा नहीं है सरकार आने के बाद में। दूसरी, हम यहाँ एक मीटिंग में इसलिए आए थे कि 26 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने वाला है, जिस और सारे जितने भी देश के किसान संगठन हैं, बल्कि अब की बार तो कर्मचारी संगठन भी हैं, मजदूर संगठन भी हैं, आड़ती संगठन भी हैं। इस देश का कोई ऐसा तबका नहीं बचा है जो 26 तारीख में किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा। और वहीं 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में जिस तरीके से कई विभागों के कर्मचारियों ने बैठक की और अपना विरोध जाहिर किया। कर्मचारियों ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यूनियन ने इसमें भाग लिया है। जो 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो भारत के केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जन विरोधी नीतियों, कर्मचारी विरोधी नीतियों, पूरे देश को निजीकरण करने का काम किया है। चाहे रेलवे की बात है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निजीकरण की बात है, बिजली विभाग की बात है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोडवेज का है, परिवहन, सभी विभागों का निजीकरण मोदी सरकार करने पर तुली हुई है। 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों में रोष है, मजदूरों में रोष है, किसानों में रोष है। ये सरकार जब से बनी है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी तो है ही। इन्होंने कर्मचारियों पर अपनी तलवार चलाते हुए कर्मचारियों का टीए रोक दिया। जो फील्ड के कर्मचारी हैं वो अपनी जेबों से पैसे लगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
वहीं सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का यमुनानगर दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने कई चीजों को बहुत बारीकी से देखा और यमुनानगर दौरे के दौरान सरस्वती उद्गम स्थल पर गजेंद्र सिंह शेखावत और रतनलाल कटारिया ने सबसे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां पौधे भी लगाए और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी को पुनरुत्थान के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसके लिए 2 बांध हिमाचल और हरियाणा क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह 200 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। भारत की पौराणिक सभ्यता के विकास का आधार था और सिंधु सरस्वती सभ्यता ये अंततः भारत की सभ्यता के रूप में पूरे विश्व भर में जानी गई। हरियाणा सरकार इस सिंधु नदी के सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के प्रकल्प पर काम कर रही है और अभी कुछ टाइमलाइंस उन्होंने तय किया है। उस टाइमलाइंस के अनुरूप एक बार इसके ऊपर 2 बांध बना करके, एक हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में और एक बैरेज यहाँ बना करके और इसके बाद में इस नदी को 200 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र तक ले जाए। वहीं पलवल में कोरोना संक्रमित मरीज सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शहर थाना पुलिस ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज टेक सिंह डागर ने बताया कि सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि 22 नवंबर को उनकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में थी और उसी दौरान आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक व्यक्ति को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। चेकअप के दौरान पता चला कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसको आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया, लेकिन शख्स पुलिस को चकमा देकर वार्ड से फरार हो गया था। विकास सागर सनोज घनश्याम, नवासी कुंडा कॉलोनी, होडल थाने में हेल्थ में पकड़ा था। उसका टेस्ट कराने के लिए लाए थे, वो पॉजिटिव मिला तो वो यहाँ से भाग गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 620 उसको होडल थाने में गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम पुलिस सख्त हो चुकी है। पुलिस ने बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक 91,707 लोगों के चालान किए जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे। इनसे पुलिस ने 4,58,53,500 रुपए की राशि वसूली है। ये चालान उन लोगों से वसूले जा रहे हैं जो जानबूझकर लापरवाही करते हैं। जो लोग गलती से मास्क भूल जाते हैं उन्हें पुलिस मास्क भी देती है। लहर आई है ये कोविड-19 की, जो पहले एक बार बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग रिलैक्स फील कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से बहुत सारे केसेस बढ़ गए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गुड़गांव पुलिस ने एक स्पेशल अभियान चलाया है कि जो भी विदाउट मास्क हैं उनको जागृत किया जाए और जो जानबूझ के वायलेशन कर रहे हैं उनके चालान किए जाएं और जो ज़रूरतमंद है उनको मास्क वितरित किए जाएं। तो हम जो ज़रूरतमंद है उनको मास्क भी दे रहे हैं और जो आदमी बार बार कानून का वायलेशन कर रहे हैं, कहने से नहीं मानते, उनके हमने चालान शुरू किए हैं और इसमें हम अब तक 91,707 चालान कर चुके हैं। फरीदाबाद जीवन नगर पार्ट 2 में कुछ अज्ञात बदमाशों ने गौवंश पर तेजाब डाल दिया, जिसके चलते गौवंश का काफी हिस्सा झुलस गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये उजेसर थाने में एक 60 वर्ग एक अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया था
60 को जो है वहाँ पे ले गए हैं, अस्पताल ले गए थे इलाज के लिए, और उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट और 432 में मुकदमा मुद्देसर थाने में दर्ज कर गए हैं। वहीं फतेहाबाद में घरेलू कलह के चलते जेबीटी शिक्षक ने अपने 2 बेटों के साथ खुदकुशी कर ली। मृतक शिक्षक का अपनी पत्नी से काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद वो 15 साल और 13 साल के बेटों के साथ पत्नी से अलग रहता था। बीते 3 दिन पहले मृतक के बहनोई ने तीनों के लापता होने की शिकायत लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। उधर छानबीन के दौरान आज फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी के पास नहर से इन तीनों की लाशें मिली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें हमने 346 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर रखा है। उसके परिजनों ने एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर आज वो डेड बॉडी, उनकी बाप और बेटे की तीनों डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। उसके ऊपर पोस्टमार्टम करवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। इंद्री में पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि लगभग 1 महीना पहले अंकित और बलराम ने गांव मोदीपुर निवासी कर्मवीर पर पुरानी रंजिश के तहत जानलेवा हमला किया था। मृतक कर्मवीर की अंकित के गांव संधाली में रिश्तेदारी थी। वो वहां से वापस लौट रहा था और उसी वक्त रास्ते में अंकित ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसको गंभीर चोटें आईं। 1 महीना अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला, ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इन्होंने 24/8 को एक व्यक्ति मोदीपुर के थे करमवीर सिंह, वो अपनी ससुराल संधाली गए हुए थे यमुनानगर के पास। तो उससे ये लड़का जो एक अंकित नाम का लड़का है, ये इससे कोई रंजिश रखता था। इसको पता लग गया आज मेरे गांव में आया हुआ है, तो इसने 2 अपने दोस्त और तैयार किए कि उसको मैंने पीटना है। और जैसे वो गांव से निकला, उसका इन्होंने पीछा किया और चौगामा गांव से आगे आके उसको चोट मारी। चोट मारने के बाद करीब 1 महीना उसका इलाज चला। 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनको आज गिरफ्तार किया और पुलिस रिमांड पर लिया। पंचकुला के रायपुरानी के गढ़ी कोटाहा के नजदीक हुई 14 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 14 लाख की लूट मामले में कैंटर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कैंटर चालक और उसके साथी ने झूठी लूट की अफवाह फैलाकर 14 लाख रुपए की लूट की। आरोपियों से लूट के 14 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं और पुलिस जांच अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। निर्भय सिंह के पास एक ड्राइवर है धर्मवीर नाम का, जो अक्सर यहाँ से माल लेके मडावाड़ा से जगाधरी जाता है और वहाँ से वापसी में पेमेंट लेके आता है। 1-2 बार वो 2-3 लाख रुपए पेमेंट लेकर आया। उसके मन में लालच आया भाई, उसके दोस्त को उसने बताया भाई अब की बार मैं भारी पेमेंट लेके आऊँगा और हम इसको गबन कर लेंगे और लूट का शोर मचा देंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत वाली कहावत आज सिरसा में नगर परिषद में साफ होती दिखी। नगर परिषद में सक्षम के तहत युवाओं के आवेदन मांगे गए थे। आज सैकड़ों की संख्या में छात्र आवेदन जमा करवाने पहुंचे। यहां ना तो मास्क पहनने को लेकर ध्यान रखा गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। युवा झुंड बनाकर फॉर्म जमा करवाते हुए दिखाई दिए। नियमों की अवहेलना में युवाओं के साथ साथ कर्मचारी भी शामिल रहे। कर्मचारी मुंह से मास्क हटाकर युवाओं के आवेदन जमा करते दिखे। गौरतलब है कि बाजारों में लगातार अभियान चलाकर परिषद के कर्मचारी बिना मास्क दुकानदारों के चालान काटते हैं। दुकानदारों और ग्राहकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की अपील करते हैं, लेकिन जब बात परिषद की आती है तो यहां नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है।